गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित ही है कि हम इसके माध्यम से अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड का एक संक्षिप्त परिचय जिसे संबंधित ज्ञान के बारे में हम चर्चा करेंगे। आने वाले परीक्षाओं में उत्तराखंड से संबंधित क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं उन पे हम अध्ययन करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में। जितने भी समूह ग या प्रवक्ता संवर्ग से संबंधित छात्र छात्राएं हैं वो इन्हें देख सकते हैं। यदि मैं बात करूं उत्तराखंड से, तो सर्वप्रथम पहले कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, उत्तरांचल का गठन कब हुआ? ठीक है, जिसे हम उत्तराखंड का कहते हैं। 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया है। एक नए राज्य के रूप से ये उभर के सम्मुख से आया। उत्तर प्रदेश से ये पृथक होकर एक नया राज्य उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर 2000 को एक राज्य के तौर पे ये उभरा। यदि मैं बात करूं राज्य की, तो ये जिसे हम पहले उत्तरांचल जो नाम रखा गया था, उसके पश्चात इसका नाम 1 जनवरी, याद कीजिए 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया था। ठीक है, उत्तरांचल से इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। यदि मैं बात करूं पौराणिक नाम, उत्तराखंड का पौराणिक नाम क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है। उत्तराखंड का जो पौराणिक नाम है वो केदारखंड या मानस खंड के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ज़्यादा डीपली मैं नहीं कहता हूँ कि ज़्यादा डीपली इसका जो पहला जो क्षेत्र है, स्थिति और विस्तार जो उत्तराखंड का है, उससे उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कुछ यही क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, जैसे कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर का ये क्षेत्र उत्तराखंड का है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए राज्य का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, और दूसरा, अब राज्य की कभी पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य की लंबाई क्या है पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, वो है आपके 358 किलोमीटर। पूर्व से और पश्चिम की दिशा की तरफ इसकी जो किलोमीटर की लंबाई है, 358 किलोमीटर की लंबाई इसके अंतर्गत आती है। और दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की यदि चौड़ाई करूं उत्तर से दक्षिण की तरफ, देखो इससे पूर्व हमने जो लंबाई के बारे में जो चर्चा की थी वो पूर्व से पश्चिम की तरफ की थी, वो 358 किलोमीटर के समथिंग वो है। और राज्य की जो चौड़ाई की बात यदि मैं कहूँ, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये मापी जाती है। 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है राज्य की हमारे। यदि मैं बात करूं आप लोगों से, राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, जो उत्तराखंड राज्य है उससे लगी हुई राज्य की सीमाएं की लंबाई कितनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस प्रकार से इसे घुमाया जा सकता है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। जो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा से उत्तराखंड जो घिरा है, वो 625 किलोमीटर का दायरा इसका है, जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होते हैं। जो अन्य देश होते हैं जैसे श्रीलंका, नेपाल, चीन, तिब्बत, ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत जो हमारा बॉर्डर का एरिया आता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। ठीक है, इसकी हमने लंबाई नापनी है। ये है 625 किलोमीटर के समथिंग ये रेखा है। यदि मैं बात करूं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राज्य से के अंतिम छोर पे जो राज्य का जो जनपद बसा है, वो पिथौरागढ़ जनपद जो लगा पड़ा है, वो सीमांत जनपदों में आता है। ठीक है, यदि मैं कहूँ राज्य से लगी चीन सीमा की लंबाई, जो राज्य से जो हमारी जो उत्तराखंड जो राज्य है उससे जो चीन की जो सीमा लगी है वो कितनी किलोमीटर की है, क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे मेरे साथ आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रवक्ता संवर्ग के
परीक्षा दे रहे हैं उसमें जो आपका जो खंड 2 उत्तराखंड से संबंधित जो ज्ञान जो पूछा गया है सामान्य भूगोल के अंतर्गत जो स्थिति एवं विस्तार के यदि मैं बात करूं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। राज्य से लगी हुई चीन सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आपको कभी आ जाता है 350, 340, 335, 336। ये आपको भ्रमित करने के लिए आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि 350 किलोमीटर की ये इसकी लंबाई है, ठीक है। और राज्य से लगी हुई तिब्बत सीमा की लंबाई, अब देखो एक तरफ से चीन पूछ रहा है ना, चीन को भी हमें इतना पढ़ना चाहिए कि भैया हमें वो चीज़ एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। अब पहले इससे पूर्व क्या पूछा था? चीन की लंबाई पूछी थी, ठीक है। चीन की लंबाई कितनी है जो राज्य से लगी हो? 300-350 किलोमीटर की समथिंग है, ठीक है। और राज्य से लगी तिब्बत की लंबाई, अब तिब्बत भी तो उत्तराखंड राज्य से लगा हुआ सीमा है। इसकी जो इसका जो क्षेत्रफल जो इसकी लंबाई है वो है 300 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत ये तिब्बत से लगा हुआ राज्य है। और देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो मिलती हैं वो कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर उत्तराखंड को छूती हुई जाती हैं, ये पता होना चाहिए। देखो चीन तो है ही और तिब्बत भी है और साथ ही क्या है? नेपाल, ठीक है। देखो अब नेपाल की पूछ रहे हैं, मैं आपको तिब्बत की बताऊं। तिब्बत की लंबाई है 300 किलोमीटर की समथिंग है और राज्य से जो लगी हुई नेपाल की जो सीमा है वो 275 किलोमीटर के समथिंग ये है, 275, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और राज्य की जो देश में स्थिति है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य की जो देश में स्थिति, मतलब ये किस स्थिति में स्थित है हमारा उत्तराखंड राज्य, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये जो है उत्तर पश्चिम में हमारा उत्तराखंड राज्य स्थित है, ठीक है। राज्य, फिर से क्वेश्चन मैं दोहरा देता हूँ, राज्य की देश में स्थिति मतलब जो भारत का जो नक्शा है उसमें उत्तराखंड की स्थिति को दर्शाना है। स्थिति किस स्थिति के अंतर्गत ये आती है? ये उत्तर पश्चिम में ये राज्य की स्थिति है जिसे हम वेस्ट कहते हैं, ठीक है। यदि आप कभी आप लोगों के फ़ोन में हो, सभी लोगों के आजकल फ़ोन में, कभी आप उसमें सर्च कीजिए, उसका जहाँ पर सिग्नल आते हैं वहाँ सर्च कीजिए, आपका जो लोकेशन होता है वेस्ट, ठीक है, वो वेस्ट की तरफ दिखाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा को अंकित करेगा, ठीक है। अब राज्य का आकार कैसा है? अब हमें पता होना चाहिए भैया, हमारा उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत हम रह रहे हैं तो उत्तराखंड राज्य का आकार किस प्रकार का है ये हमें पता होना चाहिए। देखो एक हमें, जब हम अर्थ में रहते हैं, जो पृथ्वी में रहते हैं, हमें कहते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार की है। कोई कहता है गोल आकार की है, क्योंकि गोल आकार की नहीं है, अंडे की आकार की, सर्पिले आकार की पृथ्वी है। उसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य का जो आकार है वो किस आकार की, उत्तराखंड का जो नक्शा है वो किस आकार का दिखाई देता है? वो आयताकार से आयताकार है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। अब दोस्तों अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो तेलंगाना बन जाने के बाद, ठीक है, जो तेलंगाना राज्य बना उसके बाद उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अब यह भारत का कौन से नंबर का राज्य के अंतर्गत आ गया? अब देखिए जैसे झारखंड, तेलंगाना, जो ये राज्य पृथक होके बने हैं, अब यदि उस दृष्टिकोण से देखें तो उत्तराखंड किस क्रम के अंतर्गत आता है? कौन से नंबर पे उत्तराखंड राज्य आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, जो उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का दृष्टि से ये किस राज्य, कौन से नंबर में आता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ये 19वें नंबर पे, ये 19वां राज्य के अंतर्गत ये आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण, बहुत बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, इसे देख लीजिए, मैं यदि आप लोगों को उचित लगे तो इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। ये है राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय क्षेत्र का जो भाग है वो कितना प्रतिशत है, वो कितने वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ये पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है। हमारा यदि उत्तराखंड का यदि हम भौगोलिक नक्शा देखें तो उसमें अधिक क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य पर्वतीय राज्य है। क्यों पर्वतीय राज्य? क्योंकि यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र का प्रतिशत कम है, पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिशत ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ों से घिरा हुआ ये राज्य है, उसका जो मैदानी क्षेत्र है वो कम है। तो बेसिकली ये चीज़ आज पूछी जा सकती है कि उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत
कितना किलो वर्ग का ये है, ये पूछा जा सकता है। अब मैंने पहले इससे पूर्व मैंने जो आपसे पूछा था, तो उत्तराखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो आप लोगों को मैंने पहले बताया 53,348 किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है, किलो वर्ग किलोमीटर का जो दायरा है। अब उसके अंतर्गत अब मैं पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब पर्वतीय क्षेत्र कितना है, 46,035 वर्ग किलोमीटर का ये दायरा है। उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र का दायरा इतना है, 46,035 वर्ग किलोमीटर का जो दायरा है ये पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब राज्य में जो कुल मैदानी क्षेत्र है, अब मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यदि मैं कहूँ नैनीताल जनपद का कुछ हिस्सा मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कुछ पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब उसी प्रकार से जो हरिद्वार जनपद है, अलग अलग जो हरिद्वार, देहरादून, ये जो क्षेत्र हैं ये क्या है, ये मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब ये यदि मैं बात करूं मैदानी क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो किलो वर्ग मीटर है, वो है 7,439 किलोमीटर का। इसका जो वर्ग किलोमीटर का जो दायरा है वो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग कितना है, 7,439 किलोमीटर का जो इसका वर्ग किलोमीटर है ये इसके दायरे के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर ना कीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा विशेष क्वेश्चन मैं यदि आपको कहूँ पूछा जाता है, समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा, अब उत्तराखंड, अब देखिए हर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसकी जो आर्थिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति और परिस्थितियों को देख के ही उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं इससे पूर्व जब 370 कश्मीर से हटा नहीं था, वो भी एक विशेष राज्य का दर्जा उसे प्राप्त था, उसे विशेष तौर से पैकेज दिया जाता। आज भी वो विशेष राज्य के अंतर्गत आते हैं। कुछ राज्य को केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं उसके अंतर्गत इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उनके भौगोलिक स्थिति और उनके जो पूरा जो जनसंख्या का जो क्षेत्रफल है, कृषि क्षेत्रफल, सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। क्योंकि इन राज्यों को और राज्यों की अपेक्षा अधिक धन का ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और जो जलवायु है वो और राज्यों के अपेक्षा अनुकूल नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड जो राज्य को जो विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो 11वें नंबर का ये राज्य है। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड राज्य, आपको सभी को ये क्वेश्चन पता होंगे, जो उत्तराखंड राज्य का जो पशु है कस्तूरी मृग आप सभी को पता होगा, और जो पक्षी मोनाल, और वृक्ष है जो बुरांस का है, और राज्य का जो पुष्प है वह ब्रह्म कमल है। और जो नए विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी को आता होगा ये नहीं, अब जो समूह से जो नए विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं, अभी जो पास आउट होके जो आए हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए खास तौर से अब कितने मंडल हैं उत्तराखंड में, कितने मंडल हैं, वो 2 मंडलों में उत्तराखंड को विभाजित किया था, एक गढ़वाल मंडल, एक कुमाऊं मंडल को इसमें विभाजित किया गया। अब उत्तराखंड के अंतर्गत कुल कितने ज़िले हैं, ये सभी को ये पूछने वाला क्वेश्चन नहीं, मगर मैं फिर भी जानकारी के लिए दे रहा हूँ। 13 जनपद इसके अंतर्गत आते हैं। तहसीलें कितनी हैं, अब कई लोगों को पता नहीं होगा कि उत्तराखंड के अंतर्गत कितनी तहसीलें हैं। ठीक है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं आता है। ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए उसे, क्योंकि आपका ये मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, आप कहते हो मुझे आता है, किसी क्लास में यदि आप पढ़ते हो तो वहाँ पर ये मत शो मत कीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन आता है तब जाके उसमें मोहर लगाइए। अगर नहीं आता है तो बेझिझक क्वेश्चन पूछिएगा। अब जो ये तहसीलें हैं वो 110 तहसीलें उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब यदि मैं उप तहसीलों की बात करूं तो उप तहसीलें हैं 18। यदि विकास खंड, यदि हम जिसे हम ब्लॉक कहते हैं तो ब्लॉक उत्तराखंड के अंतर्गत 95 ब्लॉक उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आते हैं। यदि हम न्याय पंचायतों की बात करें, उत्तराखंड में कुल न्याय पंचायत कितने हैं, वो 670 न्याय पंचायत इसके अंतर्गत आती हैं। और राज्य के अंतर्गत जिला पंचायत कितने आते हैं, हम हर जनपद में एक जिला पंचायत का निर्माण किया जाता है, जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष, जिसमें एक
जो संविधान के अनुसार एक कार्य प्रणाली उसमें बनाई जाती है। अध्यक्ष, उसके मेंबरशिप जो बनाए जाते हैं, उसमें प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव करवाए जाते हैं। तब जाके उसका जब चुनाव करने के बाद उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है, उपाध्यक्ष चुना जाता है। एक जो लोकतंत्र को जो जीवित रखती है एक परिपाटी, उस तौर पे पंचायत, जिला पंचायत के माध्यमों में भी उसको भी उभारा जाता है। उसलिए उनका एक प्रत्येक जनपद में एक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। यदि 13 जनपद हैं तो बेसिकली 13 जिला पंचायत होंगी, ठीक है। अभी हम कहें उत्तराखंड में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं। अब ग्राम पंचायतों की बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायतें आपको पता होना चाहिए 7,950 ग्राम पंचायत उत्तराखंड के अंतर्गत ये आती हैं। दोस्तों, कुल ग्रामों की संख्या यदि हम कहें, देखो उत्तराखंड में टोटल ग्राम कितने हैं, मतलब गांव कितने हैं, 16,674 उत्तराखंड के अंतर्गत गांव, विलेज जिसे हम कहते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों, आज नया टॉपिक जो प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण कब लाया गया है, अभी वर्तमान समय में लाया गया है। क्यों? बीजेपी सरकार के माध्यम से इसे गठित किया गया है। अब बात करें हम विकास प्राधिकरण की बात। अब विकास प्राधिकरण कितने हैं, अब कितने बनाए गए हैं, ये 5 विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। अब कंटोनमेंट बोर्ड, मतलब जो सेना के अंतर्गत जो आती हैं, जो छावनियों के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, वो हैं कितनी, वो 9 इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, विधानमंडल। ये विधानमंडल में कितने क्या है, ये एक संसदात्मक विकास जिसे हम विधानसभा कहते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए, कभी पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा के अंतर्गत उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं। अब कोई कहता है कि 2 सीटें, कोई कहता है 3, कोई कहता है 74। ये चीज़ें आप भ्रमित ना हो, आपको पूरा पता होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें और विधानसभा की जो सीटें हैं ये कितनी हैं, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य के नागरिक हैं, तो हमें उत्तराखंड की ये छोटी छोटी चीज़ें हमें आनी चाहिए। क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से 5 साल में हर किसी को इस दौर से गुजरना पड़ता है कि जब वोटिंग होती है, सब कोई वोट डालता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे लोकसभा सीटें कितनी हैं, राज्य की जो राज्यसभा सीटें कितनी हैं, विधानमंडल जो विधानसभा की सीटें कितनी हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं लोकसभा की जो सीटें हैं, वो 5 सीटें लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। और राज्यसभा की सीटें 3 राज्यसभा की सीटें हैं जो 3 राज्यसभा में आती हैं, ठीक है। और जो विधानसभा की जो सीटें हैं 70 + 1 71 टोटल है। अगर हम जब प्रत्यक्ष तौर पे जो चुनाव होता है वो 70 सीटों पे जो चुनाव होता है, जो एक होता है जो एक आलंगित भारतीय समुदाय की एक मनोनीत सीटें होती हैं, वो उसको सीधे मनोनीत किया जाता है राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अब जो 70 सीटें हैं, वो 70 सीटों को विभाजित किया गया है, प्रत्येक जनपद की जनसंख्या के आधार पर उसे विभाजित किया गया है, कौन सी सीट कितनी है, कहाँ पर कितनी है, ठीक है। यदि मैं बात करूं दोस्तों, जो विधानसभा सीटें हैं वो 70 सीटों पर प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। और यदि मैं कहूं नगर निगम, उत्तराखंड में टोटल 8 नगर निगम हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि हमें आने चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम पूरा एक इतिहास की तरह हम इसे ना पढ़ें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको वही क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। अब पेन और कॉपी सबके पास होनी चाहिए, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे नोट करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं थोड़ी सी बात करूँ जनसंख्या की जो गणना करी जाती है, 2011 की जो अंतिम जनगणना के अनुसार जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उन पे भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि मैं बात करूँ उत्तराखंड जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य के तौर पर उभर के सम्मुख से आया, ठीक है। अब जनसंख्या के मामले में कह रहा है, ठीक है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग होता है, विशेष राज्य का दर्जा अलग होता है। अब जहाँ पर हम यदि बात करें समुदाय जनसंख्या की दृष्टिकोण से, उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, ये 20वें नंबर का राज्य है जो जनसंख्या के मामले में, ठीक है। अब यदि मैं कहूँ कुल साक्षरता, ठीक है, कुल साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में कौन से स्थान पर अपने आप को स्थापित करता है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि
इस श्रेणी में हम अपने आप को स्थापित कर चुके हैं कि देखो संतोषजनक है। उतना भी मैं ये नहीं कहूँगा कि हम इससे खुश होना चाहिए कि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ उतना संसाधन नहीं होने के बावजूद भी लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, इससे लगता है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का जो भारत में जो स्थान है वो 17वें नंबर का ये राज्य आता है जो शिक्षा के मामले में आता है। और यदि मैं बात करूं उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है, दोस्तों लिंगानुपात है क्या, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार मैं इस क्वेश्चन को फेस कर चुका हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दफ़े ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया। इसमें ये शर्माने वाली बात नहीं, क्योंकि जब हम गलत करके आए हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये अपना हमें आता है ये नहीं होना चाहिए, हमें पुख्ता आना चाहिए कि हम 100% उसमें श्योर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ क्या, लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें जो प्रदेश में टोटल महिलाएं एक वर्ष में कितनी जन्म लेती हैं और पुरुष कितने जन्म लेते हैं, इससे हमें पता चलता है कि राज्य का लिंगानुपात क्या है, किस प्रकार से ये व्यवस्थित हो रहा है। अब जो राज्य का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर जब 1000 बालक या पुरुष जन्म लेते हैं तो उसके अपेक्षा महिलाएं कितनी जन्म लेती हैं, बालिकाओं का जन्म कितना होता है, लड़कियों का जन्म कितना होता है, वो होता है 1000 पुरुषों के में 963 क्या है 63 महिलाएं राज्य के अंतर्गत हैं। अब देखिए राजस्थान में इसका रेशियो बहुत कम है। हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हमारे उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा दिया जाता है वो 100% हमारे राज्य के लिए 100% सही बैठता है, क्योंकि यहाँ का जो लिंगानुपात है बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। 963 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। ठीक है, अब यदि बात करूं उत्तराखंड की जो साक्षरता का प्रतिशत, उत्तराखंड में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, इसका जो ग्राफ होता है जो प्रतिशत निकालना है, ये प्रतिशत कितना है, ये 78.8% हमारे उत्तराखंड राज्य में शिक्षित लोग हैं टोटल। अब यदि हम इसका भी क्या करेंगे, इसको भी डिवाइडेड करेंगे, महिलाएं कितनी हैं पुरुष कितनी है। अब ये तो हमने 2 महिलाएं पुरुषों को जोड़ के जो 78.8% जो आ रहा है वो इसमें महिलाएं पुरुष दोनों की प्रतिभागिता है। अब इसमें अलग अलग पृथक करें इसको, तो हम पृथक करने के बाद हम कहें उत्तराखंड में जो पुरुषों की जो साक्षरता है वो कितनी है, पुरुष महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा है। लोग ज़्यादा पुरुषों को पढ़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि बैकवर्ड एरिया होने की वजह से तो यहाँ पर क्या है, महिलाएं पर्वतीय भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर महिलाएं पढ़ना चाहती हैं तो भी नहीं पढ़ पाती हैं, क्योंकि इतना काम काज होता है अपने दैनिक जीवन को संचालित करने के लिए, अपने जीवन का गसर बसर करने के लिए ये चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब जो पुरुष साक्षरता है वो 87.4% हमारे राज्य में पुरुषों की साक्षरता है। महिलाओं की साक्षरता 70.70% इसके अंतर्गत आती हैं महिलाएं। अब यदि मैं बात करूं, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनपद के अंतर्गत आती है, वो है आपका जो हरिद्वार जनपद है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार जनपद में है, क्योंकि भैया ये इसका जो क्षेत्रफल है वो और राज्यों के और जनपदों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर यदि मैं कहूँ उत्तर प्रदेश का जो सीमाएं हैं ये 2-3 राज्यों को घिरे हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसमें जो इनकी जो जनसंख्या है हरिद्वार जो जनपद की, वो 18,92,422 लोग इस राज्य के अंतर्गत है। 18,90,422 लोगों का ये लोग इस राज्य के अंतर्गत इस जनपद के अंतर्गत निवास करते हैं। अब न्यूनतम वाला सबसे कम जनसंख्या वाला जो सबसे कम जनसंख्या वाला है अब वो है रुद्रप्रयाग। इस जनपद के अंतर्गत 2,42,285 लोग इस जनपद के अंतर्गत निवास करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जितने भी लोग अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत रहते हैं उन लोगों को ये पता होना चाहिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद मतलब ये अल्मोड़ा के लिए एक अच्छी बात है, अल्मोड़ा जनपद के लिए, कि
पुरुषों की अपेक्षाएं महिलाएं यहाँ पर अधिक हैं, ठीक है। पहले ये पिथौरागढ़ जनपद ये आता था इसके अंतर्गत, अब अल्मोड़ा जनपद इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि पहले पिथौरागढ़ जनपद में महिलाओं की जो लिंगानुपात था वो अधिक था। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी 2019 के जो प्रत्यक्ष तौर पे जो आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं उसके अनुसार 1145 महिलाओं में 1000 पुरुषों की जनसंख्या इस जनपद के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं, अब न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? वो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद जो बागेश्वर जनपद इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इनको नोट करते जाइएगा। आ जाइए, अब हम थोड़ा सा चर्चाएं कर लेते हैं। उत्तराखंड की जो प्रमुख अनुसूचित जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उस पर थोड़ा हम नज़र डालते हैं। ये किस किस जनपद में निवास करती हैं, कहाँ कहाँ इनका निवास स्थान है, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी निवास करती हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में, अगर हर कोई इस चीज़ को नकार नहीं सकता है, सर्वप्रथम हमें जो हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो आता है भोटिया जनजाति, ठीक है। अब भोटिया जो शब्द का उच्चारण हुआ है, ये पिथौरागढ़ जो धारचूला जो क्षेत्र है, तिब्बती क्षेत्र के अंदर जो चाइना के जो है, उस एक वहाँ पर एक भोटिया नाम का कुछ एक किस्सा है, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको स्मरण आएगा तो मैं बाद में इसको उल्लेख करूँगा इसका। उनके नाम से भोटिया ये शब्द का जो निर्माण हुआ था। अब भोटिया जो शब्द का उच्चारण मैं पश्चात बाद में बताऊँ। अब भोटिया उत्तरकाशी जनपद में भी रहते हैं, चमोली जनपद में भी रहते हैं, और पिथौरागढ़ के जो अंतिम छोर है जो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत भी ये धारचूला मुंशियारी इस क्षेत्र के अंतर्गत ये भोटिया जनजाति के लोग इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरे थारू जो जनजाति है वो उधम सिंह नगर में ही पाई जाती हैं, उधम सिंह नगर में ही रहती हैं। अब ऐसा हो सकता है कतिपय कहीं ये थोड़ा सा विकसित हो गए, अलग अलग जनपदों में ये इन्होंने अपना ज़मीन ले ली हो, वहाँ चले गए, वो बात अलग है। जो प्रत्यक्ष तौर पे जो मिलते हैं, जो थारू जो जनजाति है वो उधम सिंह नगर के अंतर्गत आती है, और जौनसारी जो जनजाति है वो टिहरी गढ़वाल जनपद में ये इसका जो प्रमुख केंद्र है, जो प्रमुख है, ये टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आती है। अब बोक्सा ये देहरादून उधम सिंह नगर के जो तराई क्षेत्र के भाग है वो उसके अंतर्गत ये आती हैं, ठीक है। अगर मैं ये बात करूँ बोक्सा जो बात कर रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। अब थारू जो जनता थी उधम सिंह नगर में, इससे पूर्व कर अब रन रौत जैसे राजा जी के नाम से भी जाए, अब ये पिथौरागढ़ नैनीताल जनपद में ये आ जाता है। सौका जो जनजाति है वो कुमाऊं मंडल के जो पिथौरागढ़ के जो पूर्वी भाग है उसके अंतर्गत ये आती हैं, ठीक है। अब मैं यदि बात करूं कुछ उत्तराखंड के जो प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में यदि हम चर्चाएं करें, लोक नृत्य जैसे लाग तथा मेला, ठीक है, पांडव वादिनी गढ़वाल के अंतर्गत ये मनाया जाए। चाचरी, छेपली, छोलिया, ये कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत ये प्रमुख नृत्य हैं। अब प्रमुख फसलें क्या हैं? अब प्रमुख फसलों के अंतर्गत भी हम आते हैं। प्रमुख फसलें क्या हैं? गेहूँ, चावल, चना, जौ, मक्का, बाजरा, मटर, ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत प्रमुखता इसकी इन फसलों की है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अपना दृष्टिकोण अलग करते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, जो क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं मैं उन्हीं पे ही चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। अब उत्तराखंड के जो प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं मैं उन पे चर्चा करता हूँ, उनके जो मेले हैं या धार्मिक स्थल हैं उन पे बात करूँ। यदि मैं मेलों की बात करूँ, अब मेले प्लस वो मेले कौन से जनपद के अंतर्गत बनाए जाते हैं, वो कौन से स्थान में बनाए जाते हैं। अब एक फेमस मेला है जौलजेबी का जो मेला है वो कहाँ लगता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर जौलजेबी शब्द जब का उच्चारण हो जाता है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि पिथौरागढ़ है, ठीक है। अब जौलजेबी का जो मेला लगता है वो पिथौरागढ़ है। अब ये इसकी विशेषताएं क्या है, मैं थोड़ा सा इस पर भी उल्लेख कर देता हूँ कि भैया जौलजेबी क्यों मनाया जाता है। ये कार्तिक मास में जो काली और गोरी नदियों के संगम पर ये स्थित है, यहाँ पर इसलिए ये मनाया जाता है। अब नाग पंचमी
ये भी पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट के अंतर्गत बना रहा है। धौला नाग में इसे बनाया जा रहा है, इसका जो विशेषताएं हैं। अब मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो लगता है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जय रानी मेला। अब जय रानी मेला क्या है? ये रानीबाग क्वाड गोदाम के निकट ये मेले का आयोजन होता है। और उत्तरायणी मेला तो आप सभी लोग जानते हैं, कुमाऊं गढ़वाल मंडल में मनाया जाता है। ये जो पूर्व बागेश्वर में जो 1921 में जो यहाँ कुल्लू वगैरह जो पथा पाषाण युद्ध जो अद्वितीय बद्रीनाथ का मंदिर है, इसे हिमालय महोत्सव भी इसे यदि हम कहें तो इसे बुरा नहीं है, इसे हिमालय महोत्सव के तौर पर भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा आपको अलग करता हूँ। अब ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, अब हम इस पे क्या करते हैं, तो जो प्रमुख मेले हैं हम इसे इग्नोर कर जाते हैं। कतिपय क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं, यदि आप पुराने पेपर 10 साल के पेपर उठा के देखिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। प्राण किलियर बाबा मेला। अब प्राण किलियर बाबा मेला कहाँ लगता है? अब पहले तो यह है कि प्राण किलियर किस समुदाय का, अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो उनका है ये, क्योंकि यहाँ पर ये रुड़की प्राण किलियर में लगता है। रुड़की हरिद्वार जो है उसके अंतर्गत, हरिद्वार जनपद के अंतर्गत रुड़की है, तो वहाँ पर ये लगता है। ये मज़ार है, एक तरह से पीर बाबा का मज़ार है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा मेला लगता है। यदि मैं बात करूँ, ये अलग अलग विदेशों से जब ये मेला लगता है, जो मुस्लिम समुदाय की जो कंट्रियां हैं वहाँ से बहुत से लोग इस मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें हिंदू समुदाय के लोग नहीं जाते हैं, हिंदू भी बढ़ चढ़ कर इसमें प्रतिभाग करते हैं और इस मज़ार पे जाते हैं। अब मैं यदि इस मज़ार की बात आई रही तो मैं बता देता हूँ, मैं इस मज़ार पे गया था, बहुत ही अच्छा ये मज़ार है। और ये रुड़की से जो मेन मार्केट है वहाँ से ये 5 किलोमीटर पश्चिम की दिशा की तरफ है ये। और इस मज़ार की एक बहुत फेमस चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि इस मज़ार के ऊपर से परिंदा भी इस मज़ार को पार नहीं कर सकता है। यदि परिंदा इस मज़ार को पार करने की कोशिश करता है तो वो भी गिर जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं, हमने देखा नहीं है मगर ऐसी मान्यताएं इस मज़ार को लेके है। और यहाँ पर जो मज़ार स्थित है, जो पीर बाबा का जो प्राण किलियर जो पीर बाबा है यहाँ पर, तो वहाँ पर चादर जो चढ़ाते हैं, मन्नत जो मांगते हैं, वो कहते हैं कि 100% मन्नत पूरी होती है। दोस्तों कभी आप लोग जाओगे तो वहाँ पर मन्नत मांगिएगा। आई होप आप लोगों की मन्नत पूरी हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और थोड़ा सा मेलों के बारे में बात कर लेते हैं। अब चित्रशिला मेला। अब चित्रशिला मेला कहाँ लगता है? देखो, जो मेले हमें कंटेस्ट याद हैं वो एग्जामिनर ना पूछकर कुछ ऐसे मेलों के बारे में पूछते थे जो हमने पढ़े हैं नहीं, हमने कभी देखे भी नहीं है। चित्रशिला मेला जो लगता है नैनीताल जनपद के अंतर्गत है, वो रानीबाग में वो मेला लगता है। और भद्रराज मेला ये देहरादून के अंतर्गत लगता है। और आपने देखा होगा झंडा मेला, वो भी देहरादून में लगता है। ठीक है, और हरियाली पूर्णा मेला ये चमोली जनपद के नौटाली गांव के अंतर्गत ये लगता है। ठीक है दोस्तों, अब गणनाथ मेला ये अल्मोड़ा जनपद में जो गणनाथ मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। अब सोमनाथ का मेला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये सोमनाथ का मेला या रानीखेत में लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, जब अलग अलग गाँव से या अलग अलग क्षेत्रों से लोग अपने पशुओं को इस रानीखेत में लाते हैं, जहाँ पर ये सोमनाथ का जो ग्राउंड है वहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, इन पशुओं का क्रय विक्रय करते हैं, यहाँ पर उन पशुओं का खरीदारी होती है। ठीक है, और कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया नंदा देवी मेला कहाँ मनाया जाता है? ये अल्मोड़ा में मनाया जाता है। एक तरफ से अब देखा जाए तो अब नैनीताल जनपद के अंतर्गत भी ये मनाया जाता है। वैसे वास्तव में यदि देखा जाए तो जो नंदा देवी जो मेला लगता है वास्तव में ये अल्मोड़ा में लगता है, क्योंकि ये सामान्य रूप से जो कुमाऊं और गढ़वाल में कहीं कहीं जगहों में विशेष रूप से मनाया जाता है। जो विशेष रूप से अगर इसकी बात करूँ, ये अल्मोड़ा नंदा परिषद मेला अल्मोड़ा में मनाया जाता है। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ इससे पूर्व, जब मैंने आप लोगों से बात किया था झंडा मेला जो देहरादून में लगता है, अब आपको पता होना चाहिए कि झंडा मेला किसको समर्पित है। ये गुरु राम राय के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। इसकी जो प्रथा स्टार्ट हुई थी ये 1675 से इसका ये प्रारंभ हुआ था, ये झंडा मेला लगता है। ठीक है,
अब थोड़ा सा मैं उपनगर, जो उत्तराखंड की जो नगर हैं और उसके उपनाम हैं, थोड़ा से उन पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, जो गंगा और नगरी, संत नगरी, ये वास्तव में किसके नाम हैं? ये जो गंगा नगरी, संत नगरी, ये ऋषिकेश के उपनाम हैं। इसको हम, यदि हम कहीं कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा नगरी किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको एग्जैक्टली ऋषिकेश पे क्लिक करना है। ठीक है, और संत नगरी वो भी ऋषिकेश को ही कहा जाता है भाई लोगों। और पहाड़ों की रानी आप सभी को पता है, मसूरी। ठीक है, अब सरोवर नगरी, ये तो कहने वाली बात नहीं है, आपके दिमाग में ये वसी है, आप लोग गए भी होंगे यहाँ। अब मैं बात करूँ, लीची नगर, सैनिक नगर, वन नगर किसे कहा जाता है? अब भैया लीची कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होते हैं, ये आपको पता होगा, सैनिक नगर। अब सैन्य, अब सैन्य नगर क्योंकि एनडीए, जहाँ पर जो भी नए रंगरूट होते हैं, जो देश में जो अफसर बन के जो निकलते हैं, वो सैनिक नगरी के तौर पर देहरादून होता है। वन नगर भी देहरादून को ही कहा जाता है। अब छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ताम्र नगरी, जिसे बाल मिठाई का नगरी भी कहा जाता है, वो अल्मोड़ा है। अब भारत का रिजर्व लैंड कौन है? वो कौसानी है, जहाँ पर महात्मा गांधी जी आए थे। इन्होंने ही इस क्षेत्र को प्रसिद्ध घोषित किया। आज ये यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत भी रखा गया है, जिसे कौसानी। अब भैया हम यदि कहें कुमाऊं का द्वार और गढ़वाल का द्वार किसे कहा जाता है? भैया दोनों एक, मुझे लगता है कि थोड़ा सा दोनों में नाम में एक तरफ का ही डिफरेंस है। उसमें गोदाम लग गया, इसमें द्वार लग गया। अब देखो, काठ गोदाम जहाँ से मैदान पर्वतीय क्षेत्र लग जाता है, ठीक है, ये है ये कुमाऊं में काठ गोदाम है। यदि गढ़वाल की मैं बात करूं तो कोट द्वार है, क्योंकि कोट द्वार से थोड़ा सा जो मैदानी क्षेत्र के बाद पर्वतीय क्षेत्र का भाग स्टार्ट हो जाता है, ये द्वार कहा गया है। अब भैया कुंभ नगरी, पवन नगरी, गंगा द्वार किसको कहा जाता है? ये हरिद्वार को कहा जाता है। ठीक है, अब मंदिरों की नगरी, अब मंदिरों की नगरी किस लिए कहा गया है भैया? यदि इसलिए कहा गया होगा कि यहाँ पर मंदिर ज़्यादा होंगे, इसलिए इसे मंदिर नगरी कहा गया है। तो ये द्वाराहाट क्षेत्र को मंदिरों का नगर कहा गया है। ठीक है, इसलिए ये दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो सीरीज है, जो आज हमने जो अध्ययन किया, वो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है।